गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर। तो इससे पहले एयर कंप्रेशर में हम लोग देखे थे कि एयर कंप्रेशर एक क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। यानी कि एयर कंप्रेसर को जब मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई किया जाता है तो ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है प्रेशर एनर्जी में। कहने का मतलब है कि कंप्रेसर जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर को और बाय मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से कंप्रेस करके उसे प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो एयर को डिलीवर करता है उसकी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होती है। तो अब है कि चूंकि ये एक वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई कंप्रेसर जिसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर जो एयर सक कर रहा है उसका प्रेशर P1 है और हमारा डिलीवरी प्रेशर P2 है। यानी कि वो P1 से P2 को प्रेशर को अगर इंक्रीज करता है तो वो कितना वर्क कंज्यूम करेगा। यानी कहने का मतलब है कि वर्क इनपुट फॉर कंप्रेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए वो कितना वर्क कंज्यूम करता है। तो इसकी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है कि ये एक ब्लॉक में हमारा क्या है, कंप्रेसर है। ठीक है, तो अगर हम कंप्रेसर को एक सिस्टम मान ले तो ये सिस्टम जो है कंप्रेसर एक जो सिस्टम है ये जनरली ओपन सिस्टम है। कहने का मतलब है कि इसमें एनर्जी और मास का फ्लो दोनों होता है। कंप्रेसर के अंदर जो है एयर का इनलेट होती है और एयर हमारा आउटलेट होता है। तो ये मास फ्लो हो गया। इसके बाद जो है मैकेनिकल एनर्जी जो वर्क के रूप में उसे किसी मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा यानी या इलेक्ट्रिक मोटर हो या फिर जो आईसी इंजन हो उसके द्वारा मैकेनिकल एनर्जी कंप्रेसर में सप्लाई किया जाता है और तब जा करके उसकी वो एयर को कंप्रेस करती है। तो जिस कारण उसकी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों राइज करता है। तो ये एक क्या है, ओपन सिस्टम का एक एग्जाम्पल्स है। तो कंप्रेसर को एज ए हम एक कोई सिस्टम मान लें तो हम इसमें एज्यूम करते हैं कि जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि कोई भी सिस्टम हमारा तभी वो वर्क करेगा जब उसमें हम एनर्जी की सप्लाई करते हैं। यानी कि उसमें इनपुट जब तक हम नहीं देंगे तब तक वो हमारा आउटपुट नहीं देगा। तो एज ए की जैसे हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि हीट यहाँ पर हीट क्यू जो है हीट है, ये हीट सप्लाई कंप्रेसर में इन कर रहा है जहां से हमें वर्क आउटपुट Wx मिल रही है। इसके बाद इसमें H1 इंथैल्पी, H जो है यहाँ इंथैल्पी है। तो कोई हमारा एयर जो H1 इंथैल्पी पे इन कर रहा है और ये H2 इंथैल्पी पे आउट हो रहा है। तो ये हालांकि ये उल्टा है, कंप्रेसर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, इसमें वर्क इनपुट देना पड़ता है। तो फिर भी हम यहाँ एज्यूम करते हैं अगर ये रिवर्स होगा तो ये खुद ब खुद निगेटिव टर्म में आ जाएगा, है ना। तो जैसे कि हम जनरल सिस्टम में हम लोग जो पढ़ते हैं कि जो वर्क हमारा देने वाला डिवाइस है उसमें हम हीट की सप्लाई करते हैं तो हमें वर्क मिलती है ना। तो ये एक हमारा ब्लॉक डायग्राम हुआ जिसमें हीट इनपुट है, वर्क आउटपुट है, H1 इंथैल्पी जो एयर इन कर रहा है उसकी इंथैल्पी H1 है और वो कंप्रेसर से जब आउट होता है तो वो H2 इंथैल्पी है। तो ये चूंकि ओपन सिस्टम है तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, तो एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, ये बेसिकली इक्वेशन जो है जहां पर मास फ्लो होती है वहां पर जिसके पास थर्मल एनर्जी भी है और वो मास फ्लो भी हो रहा है तो वहां पर एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं। तो कंप्रेसर के लिए हम लोग ये इक्वेशन लगाते हैं। तो कंप्रेसर में जो इनपुट है वो Q और H1 ये दोनों जा अंदर आ रहा है कंप्रेसर में और यहाँ सिस्टम से जो बाहर जा रहा है वो है H2 और Wx। तो ये इक्वेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जितना हमारा कोई भी सिस्टम में अगर इन होती है उतना ही आउट भी होता है। तो H1 प्लस Q बराबर हो जाएगा H2 प्लस
डब्ल्यू एक्स, यानी यहाँ से Q बराबर हो जाएगा, H1 को इधर ले आएंगे तो H2 माइनस H1 प्लस डब्ल्यू एक्स। अब यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया कि Q बराबर डेल H मतलब चेंज इन इंथैल्पी प्लस वर्क आउटपुट, है ना। तो ये इक्वेशन बन गया, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉपर्टी रिलेशन, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टी रिलेशन बेसिकली दो होता है। एक हमारा होता है TdS, TdS बराबर होता है du प्लस PdV, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी रिलेशन हो गया। और सेकेंड प्रॉपर्टी रिलेशन हो गया TdS बराबर DH माइनस VdP। बेसिकली ये हमारा एक प्रॉपर्टी रिलेशन है। प्रॉपर्टी रिलेशन कहने का मतलब ये है कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो हमारा किसी भी प्रोसेस के लिए, चाहे वो रिवर्जिबल हो या इरिवर्जिबल हो, है ना, और किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो सिस्टम होना चाहिए ये दोनों वैलिड होता है सिर्फ किसके लिए, तो क्लोज सिस्टम के लिए, है ना। यानी कि ये दोनों क्लोज सिस्टम हम लोग कहते हैं कि जिस सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास फ्लो नहीं होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम। तो ये दोनों प्रॉपर्टी रिलेशन जो है ये सिर्फ वैलिड होता है क्लोज सिस्टम के लिए और किसी भी प्रोसेस के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो कि पाथ फंक्शन हो, है ना। सारा का सारा पॉइंट फंक्शन है, इसीलिए ये एक क्या है, प्रॉपर्टी रिलेशन है। तो यहाँ से और जो सेकंड प्रॉपर्टी रिलेशन जो TdS बराबर DH माइनस VdP, तो अगर हमारा प्रोसेस रिवर्जिबल है तो रिवर्जिबल प्रोसेस के लिए, जैसे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो क्लॉसियस थ्योरम है वो हमारा कहता है कि जो हमारा dQ/T जो इंटीग्रल होती है ना, इंटीग्रल ऑफ द रेशियो ऑफ dQ/T, ये हमारा एक प्रॉपर्टी शोज करता है, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इंट्रोपी, है ना। यानी कि दो रिवर्जिबल कोई भी एडियाबेटिक प्रोसेस है वो वैरी करता है, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होती है, तो वो बेसिकली ये इंट्रोपी हमारा प्रॉपर्टी को वो शो करता है। तो यहाँ से DQ बराबर क्या हो जाएगा, TdS, है ना। यहाँ से DQ बराबर रिलेशन आ जाएगा TdS। तो ये सिर्फ वैलिड होता है किसके लिए, रिवर्जिबल प्रोसेस के लिए, है ना। इरिवर्जिबल के लिए ये वैलिड नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं कि अगर हमारा प्रोसेस क्या है, रिवर्जिबल है, तो TdS जो हो जाएगा वो हमारा हीट सप्लाई यानी कि Q के बराबर हो जाएगा। तो ये Q बराबर हो जाएगा DH माइनस VdP, इंटीग्रल ऑफ VdP, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 2। ये VdP बेसिकली ये वर्क होता है ना। और वर्क जो है ये एक क्या है, पाथ फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन है तो ये एज ए इंटीग्रल होती है। PV डायग्राम का अगर हम जब एरिया निकालते हैं तो वो हमारा वर्क डन देता है। तो इसीलिए यहाँ पर एज ए हम इंटीग्रेशन टर्म हम लोग यूज करते हैं। तो Q बराबर हो गया DH माइनस इंटीग्रल टर्म ऑफ VdP। तो ये बेसिकली हम किसके लिए ये प्रॉपर्टी रिलेशन लगाएं, क्लोज सिस्टम। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ये हमारा कंप्रेसर है, हम मानते हैं कि इसमें एयर आ चुका है, इसमें जो भी एयर आना था वो आ चुका है। इसको ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, अभी डिलीवरी नहीं हो रही है। ना तो इसमें कोई एयर मतलब एटमॉस्फेयर से भी ना तो कोई सिस्टम में आ रहा है और ना ही एयर का अमाउंट जो है वो सिस्टम से बाहर जा रहा है। वो क्या हो रहा है कि इनलेट और डिलीवरी दोनों वाल्व क्लोज है, सिर्फ और सिर्फ जो सिलेंडर के अंदर है वो कंप्रेशन का काम हो रहा है। तो इस समय जो ये प्रोसेस है ये एक एज ए क्लोज सिस्टम की तरह ये काम कर रहा है, क्योंकि इसमें एयर का इनलेट और आउटलेट अभी क्या है, बंद है। ये जब तक कंप्रेस नहीं होगा तब तक ये आउट नहीं होगी। तो इस समय ये जो प्रोसेस है एज ए ये क्लोज सिस्टम की तरह हमारा
बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, प्रॉपर्टी रिलेशन लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी रिलेशन से अगर ये प्रोसेस हमारा कंप्रेशन प्रोसेस अगर रिवर्जिबल है तो ये इक्वेशन आ जाएगा Q बराबर DH माइनस इंटीग्रल ऑफ VdP। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड को हम कंपैरिजन करते हैं तो LHS में Q और Q बराबर है, RHS में डेल H दोनों बराबर है। यानी कि अगर ये दोनों अगर इक्वेशन के हम कंपेयर करें तो यहाँ WX जो है ये हमारा बराबर होगा किसके, माइनस टर्म्स इंटीग्रल ऑफ VdP। यानी कि यहाँ से जो इक्वेशन आ गया WX जो है ये माइनस इंटीग्रल टर्म ऑफ VdP। तो यहाँ पर साइन जो माइनस लगा हुआ है ये टर्म बेसिकली हमारा बता रहा है कि ये जो वर्क इनपुट है ये ऑन द सिस्टम है ना, ऑन द सिस्टम है। यानी कि ये एक वर्क हमको देना पड़ रहा है, ये डिवाइस हमको वर्क नहीं दे रहा है बल्कि हम डिवाइस को किसी एक्सटर्नल मीन्स से उसे वर्क इनपुट दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर माइनस टर्म आ गया, जो कि यहाँ पर हम इसको फिगर में दिखाए थे कि ये वर्क हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये एजम्पशंस क्या है, गलत है। ये कंप्रेसर में जो हो जाएगा ये वर्क इनपुट हो जाएगा। अगर हम इस तरह का टर्म लेते तो फिर यहाँ पर माइनस नहीं आता। तो यहाँ पर WX बराबर आ गया माइनस इंटीग्रल टर्म ऑफ VdP, मतलब यही हमारा अमाउंट है ऑफ वर्क इनपुट है कंप्रेशन में। कंप्रेशन करने के लिए इतना वर्क की जरूरत होती है। तो अब हमारे पास अलग अलग केसेज होता है, कंप्रेशन भी अलग अलग केसेज में हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा केसेज हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल है। तो लेट अस कंसीडर टू पार्टिकुलर आइडियलाइज्ड केसेज, कोई दो पार्टिकुलर हम आइडियलाइज्ड केसेज लेते हैं, जैसे कौन कौन, तो रिवर्जिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन और दूसरा रिवर्जिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये दोनों क्या है, एक आइडियलाइज्ड केस है। और एक जो जनरल केस होता है वो है हमारा रिवर्जिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। मतलब ये रियल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एज ए की रियलिटी के रूप में हम इसको देखते हैं। आइडियाबैटिक एक आइडियली रूप हो गया, मतलब एक जो कि पॉसिबल नहीं होता है ना। तो वो रिवर्जिबल आइडियाबैटिक हो गया आइडियली रूप। तो फिर भी हम उसको स्टडी करते हैं एज ए कंपैरिजन के लिए कि हम ऑलमोस्ट अगर आइडियल थिंग्स को गेन करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा डिवाइस होती है। तो इसीलिए दो आइडियलाइज केस कौन कौन, रिवर्जिबल आइडियाबैटिक और रिवर्जिबल आइसोथर्मल, और जनरल केस एक रिवर्जिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इस तरह से हमारे पास तीन प्रोसेस जो है वो अवेलेबल है ना। अब हम देखते हैं कि इन तीनों प्रोसेस में कौन से प्रोसेस हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल होता है वर्क इनपुट में किस, क्योंकि ये चूंकि वर्क इनपुट है यहाँ पर हम डिजायर करते हैं कि हमारा जितना कम से कम वर्क कंज्यूम हो, जितना कम से कम वर्क देना पड़े, वो इंजन या वो डिवाइस उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इफिशियंट होगी। तो यहाँ पर तीनों प्रोसेस में हम देखते हैं कि कौन प्रोसेस ऐसा है जिसमें हमें वर्क इनपुट जो है सबसे कम लगता है, वही हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क इनपुट फॉर रिवर्जिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस, कि एक रिवर्जिबल आइडियाबैटिक अगर प्रोसेस है तो उसमें कितना वर्क इनपुट लगेगा। तो इसका रिवर्जिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस का जो इक्वेशन होती है वो होता है PV के पावर गामा बराबर कांस्टेंट, P प्रेशर हो गया, V वॉल्यूम हो गया और गामा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि गामा बराबर होता है CP/CV। ठीक है, तो ये PV के पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि ये हर पॉइंट पर क्या होगी, इसका जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा। तो यहाँ से इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, PV के पावर गामा बराबर हो जाएगा P1 V1 के पावर गामा बराबर हो जाएगा P2 V2 के पावर गामा बराबर हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो हर पॉइंट पर 1 हो 2 हो 3 हो,
हर पॉइंट पर इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सेम वैल्यू आएगा। तो इसको हम एज ए बराबर के रूप में लिख दिए, है ना। यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये v का वैल्यू जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है इसका वैल्यू निकालते हैं। तो ये v बराबर हो जाएगा P1 V1, इस दोनों को हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v बराबर P1 V1 के पावर गामा बाय ये P हमारा नीचे आ जाएगा प्रेशर, और इंटू ये गामा यहाँ पर पावर में है, ये गामा इस साइड आएगा, तो ये 1 गामा हो जाएगी। अब इसको क्या करते हैं, इसको अंदर में गुना कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, P1 के पावर 1/गामा, और ये गामा तो कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे V1 हो बच जाएगा V1। अब बाय फिर ये P1 के पावर 1/गामा। तो इस तरह से ये हमारा टर्म्स आ गया। अब अभी हम लोग जो जनरल इक्वेशन निकाले थे वर्क इनपुट का कि Wx बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ VdP, तो यहाँ पर आगे हम वही फॉर्मूला में यूज करते हैं। Wx बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ, तो इंटीग्रल का जैसे डिफिनिट इंटीग्रल है तो 1 से 2 लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि वो प्रेशर 1 से प्रेशर 2 तक बढ़ाने के लिए कितना वर्क इनपुट लगेगा। तो 1 से 2 VdP, तो V का वैल्यू अभी यहाँ से हम निकाले हैं, तो इसको V के जगह हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, और इंटू DP। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में जो P1 और ये V1 है, ये तो हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा जो है ये कांस्टेंट टर्म है। तो जो भी इंटीग्रेशन में जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि P1 1 के पावर गामा इंटू V1 ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। वेरिएबल टर्म कौन सा है, तो यहाँ DP जो है ये वेरिएबल टर्म्स है। तो यहाँ पर P के पावर 1/गामा यानी कि DP बाय P के पावर 1/गामा ये वेरिएबल टर्म्स है, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ से फिर से अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये टर्म तो बाहर में है, इस टर्म को हम ऐसे ही लिख लेंगे। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे P के पावर, तो ये हो जाएगा P के पावर -1/गामा, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं, इंटू DP इस रूप में लिखा जा सकता है इसको 1 से 2 तक, है ना। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि कोई भी x के पावर, अगर x के पावर n होती है, अगर हमारा x के पावर n का इंटीग्रल निकालते हैं तो ये हमारा क्या होता है कि ये x के पावर n+1 बाय n+1, यही ना होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। तो वही चीज है कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा कि ये टर्म तो हमारा बाहर है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला इसको इंटीग्रेट करेंगे तो P के पावर -1/गामा +1 बाय -1/गामा +1, ये हो गया 1 से लेके 2 तक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इस टर्म को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, तो इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख लेंगे कि 1 - 1/गामा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो गामा -1/गामा, तो चूंकि ये बाय में है तो ये इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये गामा सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी ये टर्म जो है, ये टर्म वो हमारा इस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही उतर गया, और ये हमारा क्या बन गया, गामा बाय गामा -1। इसके बाद जो है डिफिनिट इंटीग्रल है, तो ये डिफिनिट इंटीग्रल 2 - 1 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या दे देंगे P2 के पावर 1 - 1/गामा और माइनस P1 के पावर 1 - 1/गामा, ठीक है। अब फिर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये टर्म तो हमारा यहाँ से यहाँ तक वैसे ही उतर जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, P1 के पावर 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा गामा -1/गामा,
तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, P2। अब चूंकि इसमें P1 का टर्म नहीं है, तो ये P1 चूंकि कॉमन लिए हुए हैं, तो ये बाई में आ जाएगा। तो P2 बाई P1 के पावर गामा माइनस 1 बाय गामा, यहाँ -1, क्योंकि ये तो कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1, है ना। फिर सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को अब यहाँ पर P1 और P1 है ना, दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है। तो कोई दोनों प्रोडक्ट बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, है ना। तो इस दोनों के पावर को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर माइनस हो गया, इस टर्म को हम लोग लिख लिए गामा बाय गामा -1, और ये V1 के रूप में लिखा गया। और इस दोनों के पावर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर मतलब बच जाएगा P1 के पावर 1, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, माइनस गामा बाय गामा -1 इंटू P1 V1 और इंटू P2 बाय P1 के पावर गामा -1 बाय गामा -1। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व करके इतना वर्क इनपुट आया। तो यहाँ जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये एक निगेटिव वर्क है, ऑन द सिस्टम है, ठीक है। तो अगर हम लिख देते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो फिर ये निगेटिव टर्म क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है द वर्क ऑफ कंप्रेशन और द स्टेडी फ्लो वर्क इनपुट टू द गैस इज द निगेटिव ऑफ द शाफ्ट वर्क, यानी कि ये शाफ्ट का क्या है, निगेटिव वर्क है। कोई भी वर्क इनपुट जो होती है वो निगेटिव वर्क होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम इसको निगेटिव मान लेंगे तो ये माइनस साइन क्या होगा, हट जाएगा। यानी कि अगर रिवर्जिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए जो वर्क इनपुट का फॉर्मूला आ गया वो आ गया गामा बाय गामा -1 P1 V1 इंटू P2 बाय P1 के पावर गामा -1 बाय गामा -1। तो ये जो है ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसके लिए, तो अगर हम एयर का कंप्रेशन रिवर्जिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू करते हैं, यानी हम सीधे कहें कि रिवर्जिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस के लिए वर्क इनपुट का जो फॉर्मूला होगा, वैल्यू होगा, वो इतना होगा। तो ये हो गया इसके लिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा प्रोसेस जो है सिमिलरली वर्क इनपुट फॉर पॉलीट्रॉपिक, जो हमारा एक जनरल प्रोसेस है। तो पॉलीट्रॉपिक का प्रोसेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PV के पावर n, है ना, बराबर कांस्टेंट। यहाँ n इंडेक्स है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इसको कहते हैं, ये एक पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। तो PV के पावर n बराबर कांस्टेंट, है ना। सिर्फ इसमें क्या अंतर क्या हो गया कि आइडियाबैटिक में PV के पावर गामा बराबर कांस्टेंट है, यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स गामा है, सॉरी आइडियाबैटिक जो इंडेक्स है वो गामा है, और यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स क्या है, n है। बाकी ये क्या है, सेम है। तो सेम है तो जहाँ यहाँ पर जहाँ जहाँ गामा है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ n हो जाएगा, है ना। सेम प्रोसेस है, इसका भी वर्क इनपुट इसी के ऐसे ही हम लोग जैसे इसमें निकाले हैं ऐसे ही निकालेंगे। तो सिर्फ क्या होगा कि गामा के जगह n आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन प्रोसेस के लिए जो वर्क इनपुट होगी वो होगी n बाई n-1 P1 V1 इंटू P2 बाई P1 के पावर n-1 बाई n-1। तो ये गामा के जगह n से हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये वर्क इनपुट आ जाएगा किसके लिए, तो पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब एक तीसरा हमारा जो प्रोसेस है वो है वर्क इनपुट फॉर रिवर्जिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं कि जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होती है। तो जैसे आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग पढ़ते हैं कि PV बराबर nRT, है ना। तो nRT, n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है,
और T टेम्परेचर है, तो ये दोनों तो पहले से ही कांस्टेंट है। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ये टर्म पूरा का पूरा क्या हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो इसका जो जनरल इक्वेशन हो जाएगा वो PV बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, V बराबर निकाल लेंगे C/P। तो ये भी होता है, और चूंकि ये यहाँ जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, यानी हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। तो ये इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, PV बराबर P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ से V का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P1, इस दोनों को हम कंसीडर करते हैं तो V बराबर जो हो आ जाएगा वो P1 V1 बाय P। फिर जो हमारा वर्क इनपुट का जो फॉर्मूला है Wx बराबर -1 से 2 VdP, ये हमारा जनरल वर्क निकालने का वर्क इनपुट फॉर कंप्रेशन के लिए ये फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें V का वैल्यू जो हम लोग यहाँ निकाले हैं वो यहाँ पर पुट कर देंगे, P1 V1 बाय P इंटू DP। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, P1 V1 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों बाहर आ जाएगा, ये दोनों इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 DP बाय P, है ना। तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला जो होता है 1/x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या आता है, ln x होता है ना। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x बराबर ln x। तो यहाँ से जो p वेरिएबल है तो ये आ जाएगा ln p 1 से लेके 2 तक डिफिनिट इंटीग्रल है। तो यहाँ से Wx का जो फॉर्मूला आ गया वो P1 V1 ln P2 बाय P1 है ना, ln P2 बाय P1। अगर इसी को हम अगर रिवर्स कर दें तो P1 बाय P2 कर दें तो माइनस टर्म आ जाएगा, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि Wx बराबर जो होता है वो P1 V1 ln P1 बाय P2 है ना। ऐसे भी P1 का जो वैल्यू होगा वो जनरली क्या ऑलवेज जो है वो छोटा ही होता है P2 से, क्योंकि ये कंप्रेशन प्रोसेस है। तो कम प्रेशर पर एयर को वो सक करके ज्यादा प्रेशर पर वो डिलीवर करता है, तो P2 बड़ा ही होगा P1 से, यानी कि जब हम इसको रेशियो निकालेंगे तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये खुद ब खुद ये क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। तो निगेटिव वर्क शो करता है कि ये हमारा वर्क क्या है, इनपुट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस से जो वर्क इनपुट का फॉर्मूला हो गया वो हो गया P1 V1 ln P1 बाय P2। ये हमारा वर्क इनपुट है किसके लिए, तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, रिवर्जिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन के लिए, है ना। इस तरह से हम 3 अलग अलग प्रोसेस के लिए, रिवर्जिबल आइडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक और रिवर्जिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क इनपुट का जो वैल्यू है, फॉर्मूला है, उसको हम लोग डिराइव किए। तो आई थिंक कि ये डेरिवेशन जो है वो आ गया होगा समझ में, है ना। थैंक यू।